नमस्कार विद्यार्थियों, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर में मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में हमें किस प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। गत व्याख्यान में अपन ने क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए भारतीय संविधान में संघात्मक प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था और मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में संघीय तत्व हैं उनको समाहित किया गया है और किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व हैं उनको भी समाहित किया गया है। आज हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हुए सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई थी। हमेशा से ही ये देखा गया है कि राज्य और व्यक्ति के जो संबंध हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए। जहाँ व्यक्ति और राज्य के संबंध अच्छे होते हैं और जहाँ राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान करके चलता है, वहाँ संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती और उस राज्य में रहने वाले जो नागरिक होते हैं वो अपने अधिकारों का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं। हमारे भारत की जब हम बात करते हैं, भारत राज्य की बात करते हैं, तो भारत की जो व्यवस्था है वो मध्यकाल से लेकर और आधुनिक काल तक ठीक नहीं रही। मध्यकाल में जहाँ मुगलों का शासन रहा तो 1600 ईस्वी आते आते अंग्रेज़ों का शासन भारत में हो गया था और जिस प्रकार की राज्य की व्यवस्था हमारे भारत में देखी गई थी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी और वो हम भारतीयों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान करना ही नहीं चाहती थी। किस प्रकार से हम भारतीयों का उन्होंने शोषण किया था, किस किस प्रकार के अत्याचार हैं वो हमारे ऊपर हुए थे। तो ये सब बातें देखने वाली थी और संविधान निर्माता है वो इस तथ्य से अपरिचित नहीं थे और वो चाहते थे कि अगर हमारे भारत के संविधान का निर्माण हो तो संविधान के अंदर ही हम एक ऐसा प्रलेख तैयार करें जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके। इस वजह से हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार अलग से देने की आवश्यकता पड़ी थी और हम सबके सामने अब ये है ही कि जब संविधान लागू हुआ था तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। अतः दुनिया के देशों के संविधानों को हम देखते हैं तो कहीं पर भी उन संविधानों में भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार जैसा उल्लेख नहीं है, वर्णन नहीं है। इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व के देशों के संविधानों में हम भारतीय नागरिक हैं उनको अलग से प्रलेख के द्वारा काफ़ी हद तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सर्वप्रथम विश्व में मौलिक अधिकार हैं उनका प्रारंभ फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ में होता है। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है और 3 स्तर हैं वो उस क्रांति में लिए जाते हैं: समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। ये तीनों ही आधारों पर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, क्योंकि वहाँ पर राजशाही व्यवस्था थी और राजशाही व्यवस्था होने के कारण वहाँ लुई शासक हैं उन्होंने निरंकुशता का परिचय दिया था। इस वजह से इन तीनों स्तरों पर क्रांति हुई और जब फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई तो फिर वहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान हुए थे। उसके बाद में हम अमेरिका को देखें। अमेरिका में 1789 में संविधान लागू हुआ था और उस संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही इस त्रुटि को दूर कर लिया गया था और 1791 में
प्रथम 10 संविधान संशोधन करते हुए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में मौलिक अधिकार हैं उनको संविधानों में देना प्रारंभ कर दिया था। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखें कि जर्मनी का वाइमर संविधान है, जापान का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, इनमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के 3 वर्ष बाद में 10 जनवरी 1948 को मानव अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा यूएनओ के द्वारा की जाती है। तो ये हम सभी जो उदाहरण हैं उनको देखते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक अधिकार हैं उन्हें न केवल भारत के स्तर पर ही अपितु विश्व स्तर पर भी सभी संविधानों और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा विश्व के नागरिकों को प्रदान किया गया है। जब हम मौलिक अधिकारों के महत्व की बात करते हैं तो कई आधारों पर जो इसका महत्व है वो आता है। सबसे पहली बात हम यहाँ इस चीज़ को देखते हैं कि मौलिक अधिकार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिसमें हम नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, वो अपना मानसिक विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, राजनीतिक विकास कर सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार नहीं हो तो फिर हम इस प्रकार का विकास भी नहीं कर सकते। दूसरी वाली जो बात आती है कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्यों है। हमारे भारत में अगर किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था आ जाए या किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल की व्यवस्था आ जाए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं कि कभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या गठबंधन की सरकार आती है और कभी कांग्रेस और वो गठबंधन की सरकारें आती हैं। ये जो सरकारें आती जाती रहती हैं ये किसी भी प्रकार से अपना तानाशाही रूप धारण नहीं कर लें। अगर ऐसा होगा और नागरिक मौलिक अधिकारों को किसी भी सरकार के द्वारा छीनने की कोशिश की जाएगी, कम करने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करेगी। तो मौलिक अधिकारों से कोई भी जो सरकार होती है वो अपना तानाशाही रवैया स्थापित नहीं कर सकती। तीसरी वाली जो बात आती है इसमें वो आती है कि मौलिक अधिकारों के द्वारा एक सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित किया जा सकता है। व्यक्ति और राज्य के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। राज्य है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा ही, अपितु मौलिक अधिकारों का वो उल्लंघन किसी भी रूप में नहीं कर सकता। यहाँ पे जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, इसकी भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनकी वो रक्षा ही करे, अपितु उनका वो किसी भी प्रकार का हनन न करे। ये जो चीज़ें हैं 3 प्रकार की, इनसे मौलिक अधिकार हैं उनका महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम यहाँ मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है उसमें इस बात को देखते हैं कि 2 प्रकार की जो विशेषतः बात हैं वो इसके समक्ष आती हैं। सबसे पहली बात तो इसमें यही आती है कि वैसे तो जो मौलिक अधिकारों की उपयोगिता है वो एक विवादपूर्ण विषय हमारे भारत के अंतर्गत रहा है और काफ़ी हद तक जब हम देखते हैं कि चाहे वो आइवर जेनिंग्स साहब हैं, डाइसी हैं, ऐसे जो कुछ विचारक हैं उन्होंने मौलिक अधिकारों की जो आवश्यकता है उसको उन्होंने अनुचित बताया। लेकिन व्यवहार में हम यह देखते हैं कि चाहे हम ब्रिटिश संविधान को देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखें या दक्षिण अफ्रीका के संविधान को देखें, स्विट्जरलैंड के संविधान को देखें, इन संविधानों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। परंतु मैं ये कहूँगा कि जहाँ हम ब्रिटेन के नागरिकों को देखें, स्विट्जरलैंड के नागरिकों को देखें या ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को देखें तो राजनीतिक रूप से इतने चेतनाशील और जागरूक हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए सचेत और सतर्क हैं। और ऐसी स्थिति में अगर संविधान में उन अधिकारों को नहीं भी लिख रखा है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग है वो बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं।
और दूसरा वहाँ ये भी है कि जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा तो दूसरे के अधिकारों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर सीमित दायरे में रहकर ही वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। क्योंकि वहाँ व्यक्ति की जो जागरूकता चेतना है वो इतनी है कि वहाँ के संविधानों में मौलिक अधिकारों को लिखने की या उनका उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस वजह से उन संविधानों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। और आइवर जेनिंग्स साहब या डाइसी साहब हैं, उनका ये कहना कि मौलिक अधिकार संविधानों में लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जब हम भारत की बात करते हैं या भारतीय नागरिकों की बात करते हैं तो फिर एक दूसरा बिंदु इसमें ये आता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो अभी भी राजनीतिक रूप से चेतनाशील और जागरूक नहीं है, अभी भी उनकी राजनीतिक सहभागिता इतनी नहीं है। और एक बार अगर सरकार का गठन हो जाता है तो फिर वो किसी भी प्रकार से नागरिकों पर अत्याचार कर सकते हैं। इस चीज़ को हमारे भारतीय संविधान निर्माता है वो परतंत्र भारत की पूर्व सरकारों में देख चुके थे। यानी कि अंग्रेजी शासन था तो उस अंग्रेजी शासन में हम नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, और किसी भी प्रकार का उस सरकार के ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं था। तो इतिहास इस चीज़ का साक्षी है कि अंग्रेजी सरकार ने किस प्रकार से हम भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए थे। तो संविधान निर्माता तो इतिहास में जाकर ये देखना चाह रहे थे कि अगर स्वतंत्र भारत की ऐसी कोई सरकार आ जाए कि हम संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं करें तो क्या गारंटी है कि वो भी अपने तानाशाही रवैये को नहीं अपनाएगी। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने एक अलग से ही भाग प्रलेख तैयार करके और हम नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। अब कोई भी सरकार है वो हम नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, अपितु उनको मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम भारतीय नागरिकों को संविधान में ही अधिकार प्रदान करना संविधान निर्माताओं का एक उद्देश्य बन गया था। जब हम मौलिक अधिकार हैं उनके अर्थ को समझते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक हैं, अनिवार्य होने के कारण संविधान तथा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। और जब हम अधिकारों की बात करते हैं या हम ये कहें कि राज्य प्राप्त भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि ये अधिकार हमको संविधान ने प्रदान किए हैं। तो इसमें एक दो बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि व्यक्ति के पूर्ण राजनीतिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। दूसरी वाली बात आती है कि इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में निहित किया गया है, यानी कि अलग से पार्लियामेंट ने कोई विधि बनाकर हम नागरिकों को अधिकार प्रदान नहीं किए हैं। और फिर स्पष्टतः ये बात गोपालन बनाम मद्रास राज्य में भी स्पष्ट हो गई कि कोई भी सरकार है वो इन अधिकारों में ना तो हस्तक्षेप कर सकती है, न इन अधिकारों का हनन कर सकती है और न इन अधिकारों को आमूल चूल तरीके से छीन सकती है। तीसरा वाला जो इसमें रीजन आता है कि मौलिक अधिकार साधारणतः अलुंघनीय हैं, अर्थात इनका किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, उनको किसी भी प्रकार की विधि बनाते समय मौलिक अधिकारों के आधार को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहीं मौलिक अधिकारों का किसी भी रूप में उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उस विधि को अवैध घोषित कर देगा, अर्थात एक आधार बड़ा बन जाता है। यहाँ पर किसी भी कानून को बनाते समय पार्लियामेंट को ये देखना पड़ता है कि इस विधि से कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस अर्थ में हम इनको ये कह सकते हैं कि ये अधिकार मौलिक हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। कुछ विशेषताओं को हम यह देखेंगे। सबसे पहली विशेषता आ जाती है इसमें कि
कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। अभी मैं जैसा आपको बता रहा था कि दुनिया के देशों में जब हम संविधानों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक जब हम अमेरिकी संविधान की बात करते हैं तो 2 वर्ष बाद में नागरिकों को वह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। आज तक भी ब्रिटेन के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है, स्विट्जरलैंड के संविधान में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ये एक तरीके से अलग से प्रलेख तैयार करके नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रलेख है, वो संविधान के भाग 3 में निहित है और 23 अनुच्छेदों में हम नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दुनिया के देशों के संविधानों को देखें तुलनात्मक रूप से, तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सर्वाधिक विस्तृत और अधिकार पत्र है वो हो जाता है। दूसरी वाली जो विशेषता की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से व्यावहारिकता के ऊपर आधारित है। ये संविधान के द्वारा ही हमको प्रदत्त अधिकार हैं और वास्तविकता यह भी है कि ये संपूर्ण भारतीय समाज के नागरिकों के लिए उपयोगी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि सभी नागरिक हैं, इन्हें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब सब नागरिक हैं वो समान हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास का हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो और चाहे वो लोअर कास्ट का हो। यानी कि भारतीय समाज में जितने भी जो लोग हैं उन्हें समान समझा गया है। और दूसरी हम बात करें समानता के अधिकार से आगे, तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। ये अल्पसंख्यकों की पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। इस वजह से भी हम ये कहें कि ये व्यावहारिकता के ऊपर आधारित है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमको प्रदान कर रखा है, जिससे भारत में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता का पालन होता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि व्यावहारिक रूप से भी ये अधिकार हमारे लिए उचित हैं। तीसरी वाली बात आती है कि मौलिक अधिकार सीमित हैं, विस्तृत नहीं। हम भारतीय नागरिकों को जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये सीमित हैं, विस्तृत नहीं है। अर्थात संविधान में स्पष्टतः ये लिख रखा है विभिन्न अनुच्छेदों में कि नागरिकों को इस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और नागरिक हैं वो इन अधिकारों का प्रयोग अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहकर ही करेगा। अगर किसी दूसरे नागरिक विशेषताओं में तीसरी विशेषता इसकी आती है कि मौलिक अधिकार सीमित हैं, विस्तृत नहीं। भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी अपनी एक सीमा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और नागरिक अधिकारों के साथ साथ में ये भी उल्लेख कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को ये अधिकार किस सीमा तक उपयोग में लाने हैं। अर्थात कि एक व्यक्ति जब नागरिक अधिकारों का प्रयोग करता है तो ये स्पष्ट लिख दिया गया है कि दूसरे नागरिक के अधिकारों का वो हनन नहीं कर सकता या हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर अन्य नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो फिर जो प्रथम नागरिक है उसके अधिकारों पर राज्य के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो किसी को भी भारतीय संविधान के द्वारा असीमित नागरिक अधिकार प्रदान नहीं है। इसी के साथ साथ में ये भी बात है कि नागरिक अधिकार हैं, इसी के साथ में भारतीय संविधान में स्पष्टतः इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि देश की एकता और अखंडता, शांति और व्यवस्था, सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना आदि चीज प्रथम है। अगर इनको किसी भी प्रकार की क्षति होगी
तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इस वजह से हम भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार संविधान में प्रदान कर रखे हैं वो सीमित हैं, किसी भी रूप में व्यापक नहीं है। चौथी वाली जो इसकी विशेषता आती है कि प्राकृतिक अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो दो प्रकार की बात आती है कि एक तो हमें प्रदत्त अधिकार मिलते हैं और एक प्राकृतिक रूप से अधिकार मिलते हैं। जहां प्राकृतिक अधिकारों की हम बात करें तो व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। हम भारतीय नागरिकों को प्रकृति प्रदत्त अधिकार प्रदान नहीं है, अपितु हमें संविधान में निहित अधिकार प्रदान है। जो संविधान में लिख दिया गया है उन्हीं अधिकारों का हम प्रयोग कर सकते हैं, हम प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर कहीं पे मानवता नैतिकता की बात आती है और कोई भी व्यक्ति न्यायालय में या राज्य के समक्ष ये कहता है कि इन अधिकारों का संविधान में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक अधिकार हैं और हम इनका उपभोग करना चाहते हैं, तो न्यायालय किसी भी रूप में इनकी सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय को ये कह दिया गया है कि संविधान में उल्लेखित जो अधिकार हैं उन्हीं की आप सुनवाई कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या उन्हीं के बारे में आप उपचार दे सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान में प्राकृतिक अधिकार हैं, उनको किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। एक गणना कर दी गई है कि इस प्रकार से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और जो गणना कर दी गई है उन्हीं के ऊपर राज्य ध्यान देगा या न्यायालय भी ध्यान देगा। अर्थात अन्य देशों की तरह हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जैसे अमेरिका में आज भी ये होता है कि वहाँ पर नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्टतः राइट नहीं लिखे गए हैं, तो समय समय पर वहाँ की न्यायालय ये भी देख लेती है कि ये प्राकृतिक अधिकार है, तो फिर नागरिकों को इन प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। और अंतिम जो विशेषता आती है इसमें कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था कर दी गई है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हम भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का भी संविधान में प्रावधान कर दिया है। अर्थात स्पष्टतः इस बात को लिखा है कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्रथम हम देखते हैं समानता का अधिकार है, 2 नंबर पे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा वाला है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा वाला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, छठा वाला मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। अब वो विधिक अधिकार हो गया, वो मौलिक अधिकार नहीं है। और सातवां वाला जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब ये जो 7 प्रकार के अधिकार संविधान में दिए गए थे, इनमें एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और 6 प्रकार के अधिकार, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि एक शिक्षा का जो अधिकार है उसको भी अनुच्छेद 21 के में निहित किया गया है। और ये कर दिया अब कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 से 14 आयु वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का भी अधिकार होगा। तो ये जो अधिकार हैं इनमें हमें पूरी तरीके से संविधान के द्वारा रक्षा की गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई समूह, कोई संगठन या राज्य के द्वारा हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत अपना ट्रीटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें
जांच करेगा। अगर उसको ऐसा लगेगा कि इस नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को ट्रीटमेंट देते हुए उनके नागरिक मौलिक अधिकारों को बहाल कर देगा। उसी प्रकार से इसी 32 के अंतर्गत जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनको अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के जो रिट हैं वो जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत है और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत है। इसमें हम देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ये 5 प्रकार की रिट से हम नागरिक हैं वो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हम नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा देते हुए हमें वो उपचार प्रदान करता है। तो संविधान में ही इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और 226 के तहत शक्तियाँ प्रदान की जाती है और हम नागरिक हैं उनका उपचार ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की हमने इन विशेषताओं को देखा। आगे हम क्रमबद्ध रूप से जो एक एक मौलिक अधिकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समानता के अधिकार है उसको देखेंगे कि समानता के अधिकार में किस किस प्रकार के जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में हम भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। आगे भी आप अध्ययन करते रहिएगा।